क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्या है? कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बीच में यहाँ पे माइनस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये है बच्चों, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हम इसको क्या मान ले रहे हैं? y मान ले रहे हैं। ये y इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है। अब करेंगे क्या? इसके कॉन्जुगेट से बच्चों ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई। मतलब अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे बीच में प्लस लगाकर ऊपर नीचे क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी स्टेप में हम कर दे रहे हैं, आप अगले स्टेप में कर लीजिएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। अब देखो ऊपर सेम चीज लिखी हुई है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप ए स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन एक्स, रूट हट जाएगा, माइनस जब बी स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, क्या होता है? ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab। तो 2 जब आप इसको इंटू करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। हाँ बोलो, कहाँ मल्टीप्लाई? क्वेश्चन में हाँ मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, ये हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। अगला स्टेप है वो। क्वेश्चन में हमें भी पता है, क्वेश्चन यही तक है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, ये अगला स्टेप है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab जब करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में आप जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करोगे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या? ऊपर ये साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, नीचे माइनस 1 प्लस 1 कटेगा। कोई दिक्कत? क्यों बस? ओके, देखिए 1 प्लस 1 ऊपर क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 होता है 2 प्लस ये क्या लिखा हुआ है? 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये होगा कॉस स्क्वायर एक्स और रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और अपॉन में देखो क्या बचा? साइन एक्स प्लस साइन एक्स यानी कि 2 साइन एक्स। अब यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या ऊपर? अगर ऊपर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, हमने 2 ले लिया कॉमन। अब ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। कोई दिक्कत? ओके, रिंकी बेटा अटेंडेंस ले लो तुम। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। अब देखो बच्चों ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम इस 1 को कैंसिल करना चाहते हैं। ये तभी कैंसिल होगा जब आगे माइनस 1 आए। तो क्या कोई आइडेंटिटी लगेगी क्या ट्रिग्नोमेट्री की? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होता है ना, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
तो ये 1 कैंसिल और नीचे साइन एक्स है, इस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए ये +1 - 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो एक cos x बाई 2 से एक cos x बाई 2 कट जाएगा, और बचा क्या? cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास बचा y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2, ओवरऑल y इक्वल्स टू आ जाएगा x बाई 2, तो dy बाई dx हो जाएगा हमारा 1/2। यही हो जाएगा आंसर। आया समझ में? ओके, तो ये डिफिकल्ट होता आपके लिए डिफरेंशिएशन, कैन लो भाई डिफरेंशिएट करते तो फिर पहले कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगाते, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो बढ़ा जाता, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका फिर से करते, तो वो डिफरेंशिएशन और भी टफ होता आपके लिए। इसलिए करते क्या है, अब जैसे यहाँ पर 1 है, आगे कॉस है, या -1 होता आगे कॉस होता, तो उस हिसाब से हम उस 1 को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन हमारे लिए हो जा रहा है। y इक्वल्स टू एक्स बाई 2 आया, डिवाइड बाई डी एक्स 1/2 आ गया। इससे सिंपलेस्ट स्टेप तो इसमें नहीं मिलता ना, अगर आप डायरेक्ट इसको डेरिवेट करते तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जब भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया करो, ठीक है? ओके, तो भैया ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब आइए आते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 10। एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, y इक्वल्स टू हम मान ले रहे हैं जो दिया हुआ है, क्या है? x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है बच्चों। हम कर क्या रहे हैं, इसको हम y1, इसको हम y2, इसको y3 और इसको y4 मान ले रहे हैं। ये हमारा है y, ये जाएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। तो dy बाई dx क्या होगा? ये हो जाएगा dy1 बाई dx प्लस dy2 बाई dx प्लस dy3 बाई dx प्लस dy4 बाई dx। पहले जो आसान आसान है उसको देखो, दिखा दे रहे हैं। y2 को कंसीडर कर रहा हूं मैं पहले। y2 हमारा है x टू द पावर a, तो dy2 बाई dx जब निकालेंगे ये हो जाएगा a x टू द पावर a -1। हो जाएगा कि नहीं बच्चों? क्योंकि यहाँ पर पावर फंक्शन नहीं है, पावर कांस्टेंट है। a क्या है? a ग्रेटर देन 0 कोई कांस्टेंट है, तो dy2 बाई dx आएगा a x टू द पावर a -1। कोई दिक्कत? y3 हमारा है a टू द पावर x, तो dy3 बाई dx। a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू द पावर x log a। ये हमारा हो जाएगा dy3 बाई dx। और लास्ट है y4। y4 हमारा क्या है? a टू द पावर a, तो dy4 बाई dx क्या आएगा? 0 आए, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब बच रहा है पहला वाला। पहला वाला करने का तरीका आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर y1 जो है वो है x टू द पावर x, तो log लेंगे इस पे, ये हो जाएगा log y1 इक्वल्स टू, जब log लोगे तो ये हो जाएगा x log x। ये हो जाएगा 1/y1 dy1 बाई dx इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन
इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का 1 ही होगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई वन आप इधर भेजिए, और वाई वन है क्या, एक्स टू द पावर एक्स है वाई वन। यहाँ पर ये एक्स एक्स कट गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। तो देखिए चारों डेरिवेटिव से अगर इसको इक्वेशन नंबर स्टार मान लें तो आपने चारों पर डेरिवेटिव निकाल लिया कि नहीं। अब बस यही चारों यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है रिंकी, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने पूछा है, 16 नंबर। है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, cos y इक्वल्स टू cos y इक्वल्स टू a cos a प्लस वाई, a cos a प्लस वाई, a नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। तो प्रूफ करना है y डैश यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई होल अपॉन में साइन ए। ये प्रूफ करना है बच्चे, ये दिया हुआ है। चलिए इसी को जो दिया हुआ है उसी को दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो cos y का होगा माइनस साइन y, और क्योंकि ये y है तो इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y डैश हो जाएगा इक्वल्स टू एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन a प्लस वाई। अब a प्लस वाई का फिर से करेंगे तो a का हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा y डैश। कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके तो अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस इधर है माइनस इधर है, ये माइनस से माइनस आप चाहें तो कैंसिल कर दीजिए, और साइन वाई वाई डैश, वाई डैश पहले लिख दे रहे हैं इक्वल्स टू वाई डैश साइन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो मैं कहूँ वाई डैश भी कट रहा है। बच्चों ये नहीं है कि क्वेश्चन में एक्स है तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ तो एलएचएस तो वही रहेगा माइनस साइन वाई वाई डैश इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव तो माइनस साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का फिर से करेंगे तो आएगा वाई डैश, 0 प्लस वाई डैश मतलब वाई डैश प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब cos ए प्लस वाई इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। अब करेंगे क्या, ये वाई डैश वाला टर्म यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इस वाई डैश वाले को हम एलएचएस में ले जा रहे हैं, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और वाई डैश हमने ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा क्या एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस ए प्लस वाई। तो वाई डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कुल मिला के, वाई डैश इक्वल्स टू कॉस ए प्लस वाई होल अपॉन एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, यही होगा। ओके अभी बच्चों अगर हमें वो ना करना होता, प्रूफ ना करना होता तो हम आंसर तो यहीं पे छोड़ देते, लेकिन हमें प्रूफ करना है तो जाहिर सी बात है हमें ये लाना चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम साइन ए प्लस बी लगेगा तो उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि इंटू में एक्स ऊपर कॉस स्क्वायर है तो कॉस ए प्लस वाई आ आ आ आ आ आ देखो क्योंकि ऊपर यहाँ पर कॉस स्क्वायर है
तो ये बताइए हम cos a प्लस वाई से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम है ना? ऊपर बन जाएगा, नीचे वाले को फिर देखते हैं। अभी अभी अगर करते हैं ये cos a प्लस वाई तो यहाँ से आ जाएगा cos y बाई एक्स। क्या आएगा? cos y बाई एक्स, बट हमें sin a प्लस वाई चाहिए। ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, cos a प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और नीचे। तो ऊपर यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर इंटू में आ जाएगा cos a प्लस वाई। कोई दिक्कत? ओके, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई होल अपॉन में। अच्छा देखिए, cos a प्लस वाई को जो इक्वेशन गिवन है यहाँ से हम लिख सकते हैं, या फिर अगर x की वैल्यू निकालें तो लिख सकते हैं क्या, x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले बच्चों तो x की वैल्यू हो जाएगी cos अपॉन cos a प्लस वाई। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर ये अगर रख दें, क्या यहीं पर मैं रख दे रहा हूँ cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब देखिए ये cos a प्लस वाई जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले टर्म से ये डिनोमिनेटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, cos y माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो sin y cos a प्लस वाई, यही आएगा कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का। पहले अगर आप साइन वाले टर्म को देखिए, इसको ए मानकर चलिए, इसको बी मानकर चलिए, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन रहा है साइन ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होल अपॉन साइन ए माइनस बी। तो साइन ए हमारे लिए क्या है, ए प्लस वाई माइनस बी क्या है, वाई। तो वाई से वाई कैंसिल हो, ये प्रूफ हमारा हो गया क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और होल अपॉन में साइन ए, और यही हमें प्रूफ करना है। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 16 के बाद कौन सा पूछी थी रिंकी? 18। हाँ, मॉड वाला, चलो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का क्यूब so that f double dash exists for all real x and find it। हमें ये शो करना है कि पहली बात तो f डबल डैश x एग्जिस्ट करता है और हमें f डबल डैश x फाइंड आउट भी करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमें पता है कि अगर हम मॉड x की बात करें बच्चों, तो जो fx है, अगर मॉड x की बात करें, सॉरी, तो मॉड x आपको पता है ये दो वैल्यू देता है, आइदर पॉजिटिव x और नेगेटिव x whenever x is greater than or equal to 0 and whenever x is smaller than 0। तो अगर यहाँ पर हम मॉड एक्स क्यूब की बात करें, मॉड ऑफ एक्स क्यूब की बात करें जो कि हमारा एफ एक्स है, तो ये बच्चों दो वैल्यू देगा, एक बार पॉजिटिव एक्स क्यूब देगा, एक बार नेगेटिव एक्स क्यूब देगा कि नहीं, है ना? और ये कब देगा, whenever x is greater than or equal to 0, ये कब देगा, whenever x is less than or equal to 0। इस मॉड ऑफ एक्स क्यूब की जगह आप इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं इस फंक्शन, इस क्वेश्चन के लिए। अगर यहीं से मैं कहूँ जो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करिए, देखिए एफ डैश एक्स होगा 3x², ये कब माना जाएगा, जब आपका x ग्रेटर, ये होगा -3x², जब आपका x स्मॉलर देन इक्वल टू 0, सॉरी स्मॉलर देन 0 होगा। अगर यहीं से मैं कहूँ डबल डैश फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा -6x। ये कब, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कब, व्हेनेवर x इज लेस देन 0। यही आपको करना था। और मॉड x का डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है।
मॉड एक्स कैसा फंक्शन होता है? फंक्शन होता है। केवल जीरो पर वो नहीं होता, क्योंकि जीरो पर वो आपका वो पॉइंट मिल जाता है, शार्प पॉइंट मिल जाता है, कॉर्नर पॉइंट, इस वजह से नहीं होता। बाकी ये पूरे पर आपको क्या मिलेगा? डिफरेंशिएबल रहेगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एफ डबल डैश एक्स में फाइंड आउट करना था, ये एफ डबल डैश एक्स आ गया। ओके, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? देखो ये वाला आप छोड़ सकते, ये वाला आप छोड़ सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रूफ तो प्रोसेस वही है, पहले n इक्वल्स टू वन के लिए रिजल्ट को ट्रू दिखाते हैं, फिर k के लिए मान लेते हैं, और फिर k प्लस वन के लिए प्रूफ करते हैं। ये होता है पीएमआई। वैसे पीएमआई से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर हो रहा है, और उसमें मैं ये नहीं बोला जाएगा कि पीएमआई से इसको प्रूफ करो। तो कोई सवाल, ये क्वेश्चन आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 अगर करना चाहोगे पीएमआई से, तो वही 3 स्टेप, पहले n इक्वल्स टू वन ले लो, फिर उसको प्रूफ दिखा दो n इक्वल्स टू वन के लिए, और n इक्वल्स टू के लिए मान लो कि रिजल्ट सही है, और k प्लस वन के लिए फिर प्रूफ कर दो, पीएमआई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट इसी का तो है ना 22 क्वेश्चन जो आप देख रहे हो। और ये आपके सिलेबस में कहाँ है वैसे आयुष? कहीं सिलेबस में लिखा हुआ है क्या सीबीएसई वाला? ये, अरे यार आरडी शर्मा की बात कर रहे हो? आरडी शर्मा में तो बहुत सारे बेटा ऐसी चीजें हैं जो कि इसमें है ही नहीं। क्रैमर्स रूल है, रोलेस थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो हमको तो बेटा सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलना है ना, जो आपका नवंबर में पेपर होगा। हम आपको जेई की प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, अगर y इक्वल्स टू है डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एल एम एन, एल एम एन, ए बी सी, ए बी सी। ओके, ये y की वैल्यू दी हुई है, बोला जा रहा प्रूव करो कि dy बाई डी एक्स क्या होगा? यही होगा, बस एफ एक्स डी एक्स और एच एक्स में डैश लग जाएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, उसको प्रूव कर देते हैं। अगर ये डिटरमिनेंट लिखा है बच्चों, मैं कहूँ अगर इसको एक्सपेंड करो, तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? कहोगे सर एफ एक्स लिख लीजिए, और ये उस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यस, क्या? हाँ, तो वो टर्म वन का आपका सिलेबस है, आपको पता है ना, आपका बोर्ड 2 बार होगा, नवंबर दिसंबर में पहला होगा, मार्च अप्रैल में दूसरा होगा। तो जो भेजा गया था पीडीएफ में, वो टर्म वन का आपका सिलेबस है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे टर्म वन में। और उसी को कल के लेक्चर में उसी को हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन भी किया था। ओके, तो एफ एक्स अगर आप यहाँ पे लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम सी माइनस बी एन, माइनस जी एक्स आप लेते हो तो ये हो जाएगा एल सी माइनस ए एन, और लास्ट में अगर आप एच एक्स लेते हो तो ये हो जाएगा बच्चों एल बी माइनस ए एन। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? बस अब आप क्या करिए, वाई डैश निकालिए, वाई डैश मतलब डीवाई बाई डी एक्स। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट में सभी के कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, ये सब कांस्टेंट है कि नहीं? चाहे ये ब्रैकेट की बात करूं, चाहे ये बात करूं, चाहे इसकी बात करूं, जब डेरिवेटिव डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा क्या? एफ डैश एक्स एम सी माइनस बी एन माइनस जी डैश एक्स एल सी माइनस ए एन प्लस एच डैश एक्स एल बी माइनस ए एम। कोई प्रॉब्लम? अब इसी को मैं कहूँ, ये जो आरएचएस में लिखा हुआ है, इसको अगर आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो बच्चों, तो आपके लिए कोई टफ काम नहीं है, क्योंकि अभी अभी इसी से आप ये बनाए हो।
तो पहला रो हो जाएगा एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, ये फर्स्ट रो हो जाएगा। सेकंड रो आपका वही रहेगा एल एम एन, और थर्ड रो रहेगा ए बी सी। प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। क्यों आया समझ में? रिंकी हो गया, समझ में आया? ओके। तो बच्चों इस तरह से मिसलेनियस आपका खत्म। अगर अभी भी डेरिवेटिव में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। 10 मिनट हमारे पास है अभी आज के लेक्चर में, नहीं तो फिर मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, या कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हो। अभी 10 मिनट समय है। किसी का कोई क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से बोलिए। नहीं है? चलो अच्छा, हाँ बोलो। एग्जाम्पल 8, वेरी गुड। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। क्या बोला जा रहा है? डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता भी है पेपर में, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में। मतलब अगर मैं इसको y1 मान लूं, पहले वाले को अगर मैं y1 मान लूं, इस वाले को y2 मान लूं, तो बच्चों हमें फाइंड आउट क्या करना है? dy1 अपॉन dy2। तभी तो बोलेंगे ना डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ y1 विथ रेस्पेक्ट टू y2। जैसे आप लिखते हो dy बाई dx, इस dy बाई dx का मतलब क्या होता है? आप फंक्शन y को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैंने इसको y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, तो क्या करेंगे? y1 का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y2, मतलब रिप्रेजेंटेशन आएगा dy1 बाई dy2। और ये कैसे आएगा? पहले तो यहाँ से जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में करते थे, पहले यहाँ से आप dy1 बाई dx निकालिए, ये हो जाएगा क्या? 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर से करोगे तो कॉस एक्स। इसी तरह से अगर dy2 बाई dx निकालो, ये हो जाएगा e टू द पावर cos x का, तो e टू द पावर cos x, और cos x का फिर से करोगे तो आएगा 2 नीचे, तो ऊपर आएगा dy1 बाई dx, और नीचे आएगा dy2 बाई dx। यहाँ पर dx से dx देखिए कट जाएगा, क्या बचेगा? dy1 बाई dy2 इक्वल्स टू, ऊपर 1 है तो 1 का क्या है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे माइनस ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। तो ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा माइन। डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं रखते हैं, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो नेगेटिव साइन बाहर लगा दो। 2 cos x अपॉन e टू द पावर cos x, ये हो जाएगा आपका आंसर। चाहो तो e टू द पावर cos x को ऊपर भेज दो तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस cos x। आया समझ में? और कोई क्वेश्चन किसी का? ये आज लास्ट लेक्चर है बच्चों डेरिवेटिव का, फिर कल से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट टर्म का, उसको स्टार्ट करेंगे। और आप ध्यान रखो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही आपका मेन है, इसी में जो समय लगेगा लगेगा। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, सब छोटे छोटे चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे। ये तीनों चैप्टर छोटे छोटे हैं, आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म। और फिर कुछ एमसीक्यूज पर हम लोग प्रैक्टिस किए करेंगे, और कोशिश करेंगे हम एक आध महीना कराने के बाद एक आध दो चैप्टर हम उधर के पढ़ा दें सेकेंड टर्म के, क्योंकि सेकेंड टर्म के लिए टाइम नहीं है। तो इंटीग्रेशन हम चाहते हैं कि हम इसी यूनिट में पढ़ा दें, मतलब इसी टर्म में। तो ओवरऑल यहाँ से डिफरेंशिएशन बच्चों खत्म होता है ना? किसी को कुछ और तो नहीं पूछना है?
क्योंकि देखो लगभग 33 मिनट की क्लास हो चुकी है, 5-6 मिनट बाकी है और नया टॉपिक शुरू करने का मतलब है 5-6 मिनट में पूरा तो हो नहीं पाएगा। तो अगर हो तो पूछ लो एक आध क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी ले लें। चलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थोड़ा सा आप देख लीजिए, बाकी तो हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ से बच्चों आपको किस चीज का जवाब मिलता है पता है? वैसे अगर आपसे कोई पूछता है डेरिवेटिव काहे लिए पढ़ते हैं, जरूरत क्या है डेरिवेटिव की, ना पढ़े तो क्या होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो जो चीजें हैं सब इसके एप्लीकेशन को बताती हैं कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है। जैसे जो अभी पहले रिड्यूस हो चुका है वो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कैसे हमें पता चलता है? जैसे बच्चों अगर आप किसी पानी में किसी पत्थर को फेंको, पानी में कोई नदी वगैरह है या तालाब वगैरह कहीं पे भी आप पत्थर को फेंको, कोशिश करो जो स्टिल वाटर है उस पर फेंको, तो उसपे आप देखते होगे एक सर्कुलर वेव जनरेट होती है कि नहीं, सर्कुलर सर्कुलर वो फैलती 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 खत्म हो जाती है, होता है कि नहीं? ऐसे रिंग टाइप में बनता है, ऐसे ऐसे बनता है और बनते 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 क्या होता है, फिनिश हो जाता है, होता है कि नहीं? तो अब जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैसा क्वेश्चन जनरेट हुआ, रेट ऑफ चेंज, मतलब टाइम के साथ ये जो सर्कुलर शेप बन रहा है इसकी रेडियस बढ़ती, जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ेगी जाहिर सी बात है इसका शेप बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा हो जाएगा कि वो वाटर से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज में हम लोग यही पढ़ते थे, जो कि अभी नहीं पढ़ रहा है फिलहाल, सीबीएसई ने हटा दिया है, कि अगर किसी रेक्टेंगल है मान लो, रेक्टेंगल की लेंथ को हम बढ़ाते जाएं, ब्रेथ को हम घटाते जाएं, लेंथ को हम बढ़ाते जाएं, रेक्टेंगल की ब्रेथ को हम क्या करें, घटाते जाएं, तो जो उसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह से सर्कल है, सर्कल के रेडियस को हम लगातार बढ़ाते जाएं तो उसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरह से जहां पे भी आप रेट ऑफ चेंज देखते हो टाइम के साथ देखते हो कि अगर ये चीज बढ़ती जाए या ये चीज घटती जाए तो ओवरऑल रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा, ये रेट ऑफ चेंज की चीजें हैं। इसलिए आपको रेट फिजिक्स वगैरह में पढ़ाया भी गया होगा, जब भी रेट की बात होती है तो डिवाइडेड बाई टी आप पढ़ते हो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो बोल देते हैं डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी रेट जो भी था वो इसी से रिलेटेड था, रेट ऑफ चेंज डी वाई बाई डी एक्स या डी आर बाई डी टी, ये सारी चीजें हम लोग जिसके भी रेट में चेंज फाइंड आउट करना रहता था, चाहे एरिया में हो चाहे रेडियस में हो, रेक्टेंगल के लेंथ ब्रेथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहते थे, ये चीज पहले एक्सरसाइज में पढ़नी थी जो कि सीबीएसई ने हटा दिया है। जो दूसरा टॉपिक है बच्चों वो हम लोग कल से पढ़ेंगे भी, वो अच्छा भी है, क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की, क्योंकि इसमें फंक्शन का बिहेवियर आपको पता चलता है। आप लोग जब फंक्शन का ग्राफ देखते हो तो फंक्शन का ग्राफ कभी भी एक कांस्टेंट शेप में तो रहता नहीं है। मान लो बच्चों ये ग्राफ आप ये देख रहे हो, मैंने एक फंक्शन का ग्राफ बना दिया, तो ये कैसा फंक्शन कहलाएगा, कोई बताएगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अगर किसी ने पढ़ा हुआ हो तो। ये इंक्रीजिंग है बच्चों या डिक्रीजिंग है, बताइए। हाँ वेरी वेरी गुड, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। कैसे आपने बोल दिया डिक्रीजिंग है, तो कोई बताए, कोई तरीका, आपने कैसे बोल दिया कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है? देखो हो क्या रहा है, अगर यहाँ पर हम इस एक्स एक्सिस है ये हमारी, तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में आगे बढ़ते हैं, सॉरी बेटा, तो आपको अरे वो कॉल आ गई थी किसी की तो हमने खैर डिस्कनेक्ट कर दिया। तो देखो जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ते हो तो जो कर्व की जो हाइट है यानी फंक्शन की जो हाइट है वो वैसे वैसे डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है कि नहीं? एक्स एक्सिस पे आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपकी वाई की वैल्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू घट रही है कि नहीं? जब आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। वाई का मतलब होता है एफ एक्स, यही हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर एक्स बढ़ने पर वाई घट रहा है।
तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है, वो डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन ऐसे हो जाए, मतलब इस तरह से हो जाए, तो ये फंक्शन देखो जैसे 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 x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फंक्शन की हाइट यानी y की वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी x की वैल्यू बढ़ाने पर y यानी fx की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो हमारा ये फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। जरूरी नहीं है आपको अच्छा ये इंटरवल की बात होती है, हो सकता है पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो, उसके बाद फंक्शन कुछ ऐसा आ गया हो, तो हमें इंटरवल में चेक करना पड़ेगा कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। और एक ये भी केस आता है बच्चों, मान लो मैंने ये एक ग्राफ ऐसे बना दिया, ये भी तो एक ग्राफ है, ये फंक्शन बताइए इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। यस सर, बिल्कुल सही बात है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हो इस इंटरवल में अगर हम x की कोई भी वैल्यू लें तो जो y की वैल्यू यानी हाइट है वो सभी जगह पर सेम है कि नहीं। तो आ, हाँ हाँ, जैसे लिखा हुआ है ऐसे वाला, ये इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। हाँ देयर एग्जिस्ट होता है, जैसे बहुत सारी डेफिनेशन वगैरह में ये यूज होता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू दिस, मतलब यहाँ पर ऐसा कम से कम एक एक्स जरूर मिले। हाँ हाँ हाँ, ये ये पूछ रहे हो, तो बोलते हैं बेटा फॉर ऑल, हम लोग बोलते हैं ना फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए रिलेशन एंड फंक्शन में ये यूज करेंगे हम लोग, फॉर ऑल एक्स। ओके, तो बच्चों यही इंक्रीजिंग फंक्शन है, आप देख रहे हो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पे, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। पता कैसे चलेगा, कि जो इंटरवल हम ले रहे हैं अगर एक को x1 बोल दें एक को x2 बोल दें, तो जाहिर सी बात है जो इंटरवल हम लेते हैं तो उसमें छोटा वाला हमेशा पहले लिखा जाता है, तो x1 हमेशा x क्या होता है, छोटा होता है।